बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की फाइट का हुआ है वक्त। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा आज की फाइट का है, उपचुनाव के बाद होगा हिसाब किताब। कौन सा हिसाब किताब करेंगे बात, किसका है यह हिसाब किताब, यह बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटाले और पेपर लीक के आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि जांच के बाद जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। और आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने भी बयान देकर यह पुख्ता कर दिया है, भजनलाल सरकार उपचुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों पर बड़ा एक्शन लेने जा रही। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जांच या कहें कि सरकार की जांच पूरी हो चुकी है, और अगर पूरी हो चुकी है तो कार्रवाई के लिए उपचुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों किया जा रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। जेजेएम में भ्रष्टाचार, बीजेपी का कांग्रेस पर वार। सरकार की तैयारी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। भ्रष्टतम नरेश हैं वो, किसके किसके नाम वहां गिनाए जाएंगे, शांतिलाल, महेश जोशी, डोटासरा। घोटालेबाजों पर गिरेगी गाज। सब तो उसी श्रेणी के लोग हैं ना, चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब होगा। जब जांच चल रही है और आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो ऐसे अनर्गल आरोप केवल चुनावी राजनीति का फायदा लेने के लिए ना लगाएं। उपचुनाव के बाद होगा हिसाब किताब। आइए मेहमानों का स्वागत करते हैं एक करके। पंकज शर्मा जी कांग्रेस से हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। सुरेश गर्ग साहब बीजेपी से हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सुरेश गर्ग जी, आज राधा मोहन दास जी आए जयपुर में, राजस्थान में लगातार आते भी रहते हैं क्योंकि प्रभारी हैं। अब आप उनके साथ में बराबर में खड़े हुए थे, जाहिर तौर पर आप ही ने कुछ ऐसी फीडबैक दी है, कुछ बताया है। ये जांच पूरी कर ली गई है क्या, और इंतजार उपचुनावों का क्यों हो रहा है? कहीं सहानुभूति ना मिल जाए या कहीं ये बैकफायर ना कर जाए अगर अभी कार्रवाई करें तो? ये कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा बताइए। अगर जांच पूरी हो गई है, करना है, तो उपचुनाव के बाद क्या कुछ शुभ मुहूर्त है क्या? नहीं रविंद्र जी, ऐसा नहीं है। जल जीवन मिशन के अंदर आपने देखा होगा पिछले 5 साल तक किस तरह से घोटाला हुआ। 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला, केंद्र से पैसा चल के आता था, इन्होंने उसको घोटाले के अंदर लगा दिया। मतलब आप ये देखिए, पाइप लगे नहीं है, पैसे उठ गए। अगर पाइप लगे तो जो एचडीबी पाइप लगाने थे उसकी जगह दूसरे पाइप, इवन हरियाणा से चोरी करके पाइप लगाए। इस तरीके के जो घोटाले किए हैं, तो वो घोटाला हुआ सामने आ रहा है। जो भी उसमें भ्रष्टाचारी है उनको लिप्त होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। तो इसमें प्रभारी जी ने कुछ नहीं, प्रभारी जी ने ये बताया। बात इसकी है कि उपचुनाव के बाद, बात यह है कि उपचुनाव के बाद, मैं ये समझना चाह रहा हूं प्रभारी जी को ये जानकारी कि ये जांच हो रही है, इस जांच में दोषी भी आ रहे हैं सामने, वो फिर पकड़े भी जाएंगे और उपचुनाव के बाद पकड़े जाएंगे। मतलब सब कुछ पता चल रहा है। रविंद्र जी ये क्वेश्चन देखिए, रविंद्र जी ये क्वेश्चन आपके न्यूज 18 की तरफ से ही पूछा गया था कि सर जल जीवन मिशन, क्योंकि आज ही पेपर के अंदर एक वो आया था, तो जल जीवन मिशन के बारे में सवाल तो पूछेंगे ना, लेकिन संवाददाता था उन्होंने ही क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो उसी का जवाब दिया था, तो उसी का ही जवाब दिया था और उन्होंने यही बोला था कि भाई जो भी घोटालेबाज है वो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, जो भी अपराधी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए आपने कितना बड़ा घोटाला किया है। फर्जी सर्टिफिकेट 15-15, 20-20 लाख रुपए में, करोड़ों रुपए के फर्जी सर्टिफिकेट बना के आपने टेंडर पास करवाए हैं और पैसा बंदरमाट किए। अरे भाई, केंद्र सरकार ने आपको जल जीवन मिशन के अंदर हर घर में नल जल कलेक्शन का एक टारगेट दिया था। उस टारगेट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, वो पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार में लगा दिया। तो इनके नेता गिनती आप करिए खुद। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला था कि हमारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारे नेता ट्रांसफरों के अंदर पैसे खाते हैं, तो जब उन्होंने खुद ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद ने बोला है कि भाई मैं कुर्सी बचाने के लिए मुझे खुली छूट दे रखी है, तो ये सब सामने आ रही है। और जब सामने आए तो कोई भी भ्रष्टाचारी है तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। और आप देखिए क्या होता है आगे जाके। उपचुनाव के बाद ही होगा ये? नहीं, ये कोई डेडलाइन नहीं है उपचुनाव के बाद या उपचुनाव के बीच में। ये तो इंक्वायरी चल रही है, एसीबी एसओजी जो काम कर रही है। जैसे जैसे सामने आएगा, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कब करना है, क्या चीज है, ये सरकार का काम है कि कब है। तो जो अगर भ्रष्टाचारी के अब समझ में आ रहा है कि कौन कौन भ्रष्टाचारी, उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं उपचुनाव पर क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने ये बात कही, अभी आपने सुनी भी। और चूंकि जब उन्होंने न्यूज 18 ने सवाल किया
राधा मोहन दास जी ने जवाब दिया, आप पीछे खड़े होते। ये उपचुनाव के बाद ये हम समझ नहीं पाए, थोड़ा हम डिकोड करना चाह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद। रविंद्र भाई देखिए, अभी उपचुनाव का टाइम है, हम 7 सीटें जीतने के लक्ष्य में चल रहे हैं। हम 7 सीटें जीतेंगे, जो राजस्थान की 7 सीटें जीते आएंगे, या कितना ही जोर लगा लीजिए। आपने वो एक चीजें भी सुनी होगी कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को राजस्थान से भगा के महाराष्ट्र भेज दिया था। ये महाराष्ट्र में क्या, हरियाणा में भी गए थे? हरियाणा में भी क्या हुआ, सुपड़ा साफ हुआ, 70 से 80 सीटें जीत के आएंगे। हुआ क्या, सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बन रही है। तो हम यहाँ 7 सीटें जीतेंगे, चाहे कांग्रेस कितना भी वो कर ले। जी, पंकज शर्मा जी डबल अटैक के लिए तैयार रहिए भाई, डबल सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। 23 नवंबर को मैं बाकी महाराष्ट्र और झारखंड की तो बात कर नहीं रहा हूं, लेकिन 7 सीटें राजस्थान से जाएंगी, सुरेश जी बोल रहे हैं, और राधा मोहन दास जी बोल रहे हैं कि भाई उपचुनाव के बाद बीजेपी, उपचुनाव के बाद कांग्रेस के गिनते रह जाएंगे कितने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। देखिए रविंद्र जी, राधा मोहन जी अपने उल जुलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपने गिरहबान में भी झांकना चाहिए। जब वो भ्रष्टाचार की बात करें तो उन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से शिवेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल राय हो, BS येदुरप्पा हो, संजय राठौड़ हो, विजय कुमार गवित हो, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा और कई लोग जैसे अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल और नाम होंगे आपके पास, अजीत, मैं बहुत सारे नाम है। मैं बोलिए मैं अगर इस डिबेट में अगर ये कहूंगा सुरेश जी से कि वो मुझे 10 लोगों के नाम बता दे कांग्रेस में, शांति धारीवाल जी का नाम है क्या, महेश जोशी का नाम है, मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बता दूं। गोविंद सिंह डोटासरा जी का नाम है क्या इसमें? भ्रष्टाचार की बात सुन लीजिए ना, गोविंद सिंह डोटासरा जी पे आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? कोई आरोप प्रत्यारोपित? अरे मैं थोड़ी लगा रहा हूं आरोप, अब आप सुन रहे हैं मौजूदा सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, कह रहे जेल जाएंगे, मिड डे मील में घोटाला हुआ है, पेपर लीक करा है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो जो बात वहां पे बीजेपी आरोप लगा रही है आपसे पूछ रहा हूं, जो आप आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं। रविंदर जी सुन लीजिए, रविंदर जी हमारे नेताओं ने बार बार कहा है कि अगर कोई आरोप सिद्ध हो जाए तो आप कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन सच्चाई ये है जल जीवन मिशन में ईडी का मामला चल रहा है, सीबीआई का चल रहा है, इतनी सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, उसमें भी तो आपको कहना पड़ेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप पकड़िए, सुन लीजिए ना, जांच कीजिए। हाँ सर, अरे सुनिए ना रविंदर जी 6000 के अराउंड केसेज हैं ईडी में, और कितने में कन्विक्शन हुआ है पता है क्या आपको? सिर्फ 40 केसेज में कार्रवाई चल रही है, सिर्फ 40 केसेज में कार्रवाई चल रही है। 41वां केस क्या नहीं हो सकता जल जीवन मिशन का? आप सोच लीजिए, सुन लीजिए ना मैं कह रहा हूं तो कि किस तरीके का कन्विक्शन रेट है, वो तो हम सबको पता है कि ईडी का मिसयूज और संस्थाओं का मिसयूज किस तरीके से किया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो और बाकी जो तमाम संस्थाएं, इनकम टैक्स हो, इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी लगातार कुछ सालों से प्रयोग कर रही है, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक दबाव बना। एसीबी ने भी कल एफआईआर कर ली है जल जीवन मिशन में, 20,000 रुपए का कथित घोटाला है ये सामने, ये चीज भी तो सामने आई है ना सर। देखिए ये भी चीज भी तो भाई पंकज शर्मा जी, ये भी चीज सामने आई है कि नहीं, आप ही की सरकार थी ना, आप ही की सरकार थी ना, अगस्त 2023 में कांग्रेस की सरकार थी, 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया था। किस तरह से अफसरों को जरिए बिल पास कराए जाते थे, पेमेंट कराई जाती थी, ठेकेदारों को अधूरे काम करा के पेमेंट कराई जाती थी। मैं कह रहा हूं कि आप उसको साफगोई से उल्लेख करें, मैं ये नहीं कह रहा, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप उसका भी उल्लेख करें कि भाई अगर कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, अगर ये आधे अधूरे ठेके करने के बाद, काम करने के बाद पूरी पेमेंट कर ली गई है तो भाई होना चाहिए, अधिकारी होंगे हो सकता है उसमें जिम्मेदार, हर चीज की बात थोड़ी पता होती है मंत्री जी को। रविंदर जी प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं में एक बात बार बार कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो। तो बीजेपी के नेता जो है ना हर बार सिर्फ यही कर रहे हैं। आप इनके प्रदेश प्रभारी देख लीजिए, मंत्री देख लीजिए, मदन दिलावर जैसे लोग, मंत्री लगातार बार बार सिर्फ ये बयानबाजी कर रहे हैं और उनके पास है कुछ नहीं। बड़ी मछलियां पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, भैया पकड़ो ना। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, आप करो तो सही। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप चुनावी राजनीति करते हैं, राजनीतिक दबाव बनाते हैं, राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई करते हैं। आपने कहा कि ईडी में कार्रवाई, ईडी में तो जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही कम है,
सिर्फ 6000 केसेस में से 40 पे तो सिर्फ कार्रवाई स्टार्ट हुई है, और जो कन्विक्टेड है या जो जिनमें कार्रवाई बंद हो गई तो बहुत कम है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके से मिसयूज ये लोग लगातार संस्थाओं का करने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और जनता को बरगलाने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राजस्थान के, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसान हो, सुरेश जी, जनता को बरगलाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं संस्थाओं का। अगर है तो दम तो पकड़िए, गिरफ्तार किए, चुनौती दे रहे हो। बिजली नहीं मिल रही है, रोजगार उपचुनाव से पहले होगा, पहले कहते थे जब हमारी सरकार बनेगी तब होगा, फिर कहते थे लोकसभा चुनाव के बाद होगा, आप कह रहे हैं उपचुनाव के बाद होगा। देखिए रविंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि साहब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से पकड़े जा रहे हैं। अब आप बताइए, इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये कि साहब व्यवस्था से कार्रवाई की है। अरे भाई, तुमने भ्रष्टाचार किया तो पकड़ा जाएगा। फिर ये बार बार ईडी सीबीआई की बात करते हैं कि 6000 केसेस चल रहे हैं, उसमें से भैया जितने भी कन्विक्शन हुए उन पर सजा हुई है, 100% सजा हुई है। और 6000 में से जिनको पकड़े गए करोड़ रुपए, ऑफिशियल डेटा है भैया। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, 6000 केसेस चल रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे मिल गई, मुझे ये बता दीजिए। रविंद्र जी, जिस व्यक्ति के यहाँ पे भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है, वहां पे करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे मिल गई? जब इन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, योजना भवन के अंदर सोने की सिल्लियां मिल रही है, किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। रविंद्र जी देखिए, सोने की सिल्लियां, नोटों की गड्डियां, आप अगर मान लो यहाँ पे योजना भवन के अंदर मिलती है, तो आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये डरे हुए हैं, के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रविंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, जो गलत काम करेगा। राजनीति ये लोग कर रहे हैं, लगातार मुद्दों की राजनीति नहीं करे, जनता से जुड़े हुए लोगों की मुद्दों की बात, बिल्कुल महंगाई की बात समझ सकता हूं, आप दोनों की बात, आप दोनों की बात समझ सकता हूं, रोजगार की बात नहीं कर रहे। निरंजन पोद्दार जी, आपको कितनी समझ में आ रही है जल जीवन मिशन की थ्योरी? और जल जीवन मिशन को लेकर ईडी भी, सीबीआई भी, और अब तो एसीबी भी आ चुकी है, और बयान मदन दिलावर से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं से लेकर आज राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कह दिया कि जेल जाएंगे। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं उस टाइम कहीं आप अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो आपके बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक लोगों को विश्वास हो भी सकता है। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं और उसके बाद में केवल आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, आप भ्रमाचार की बात कर रहे हैं कि जनता को भ्रमाने की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि जिस तरीके से 2013 के अंदर तत्कालीन सरकार के ऊपर वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगाए थे, पता नहीं 2G, कोमन जी, फलाना जी, जीजा जी और वो सारी की सारी चीजें। मुझे एक बात बताइए, 10 वर्ष आप सत्ता में है और जो 2G के अंदर जो यूपीए की सरकार में जो लोग जेल में गए थे, आपके शासनकाल में तो वो बरी हो गए। तो इसका मतलब या तो आपने उस टाइम झूठा आरोप लगाया था या फिर आप इतने कैपेबल नहीं है कि एक आरोपी आपके कन्विक्शन आप उसको कन्विक्ट नहीं करवा पाते। और आज जब राजस्थान के अंदर भी आपके पास पिछले 10 महीने से सरकार है, इसके अलावा 2013 से 2018 तक आपकी केंद्र में सरकार थी, आपके पास राजस्थान में सरकार थी। वो जो जीजा जी की जो जमीन थी वो कहां थी जिसके ऊपर आपने 2013 के अंदर, जो 2014 के अंदर जब आपने केंद्र में सरकार बनाई। अब आज भी अगर देखिए रविंद्र जी, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया और जनता ने उसको आत्मसात किया, लेकिन वास्तविकता क्या हुई कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी खल में से तेल निकालने की कोशिश कर रही है जिस खल में ऑलरेडी तेल निकल चुका है। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी के ऊपर आज 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके और रैलियों में चक्की पीसिंग बोल करके आते हैं और परसों उसको पार्टी ज्वाइन करके अपनी सरकार के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं उस भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। रही बात, मुझे एक बात बताइए कि जो चीज भ्रष्टाचार की बात करूं, काला धन की बात करूं, आप काला धन लेकर आने की बात कर रहे थे, लेकिन आज 11 वर्ष निरंजन जी ने तो पूरी पिछली पुरानी कहानी यहां पर रख दी सामने। निरंजन जी, आपका कहने का मतलब यह है कि शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा या महेश जोशी अगर बीजेपी में आ जाएंगे
तो इनके केस बंद हो जाएंगे, या फिर आपको ये लग रहा है कि कितने ही भले आरोप लग रहे हो लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, चाहे जल जीवन मिशन घोटाला हो या पर्चा लीक का मामला रहा हो या फिर मिड डे मील का मामला, आप यही कह रहे हैं क्या? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीति छलिया है, चाहे वो इस दल की हो चाहे वो उस दल की हो, और जिसके हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तुम सत्ता में आओगे, जो सचिन पायलट जी ने, आपको पता होगा, अशोक गहलोत जी की सरकार पे आरोप लगाया था कि दोनों की, जिसको कहते हैं फ्रेंडली, ये जो मैच है फ्रेंडली मैच है, तो जब तुम सत्ता में आओगे तुम केवल बातें करोगे, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। अन्यथा रविंद्र जी मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी आप सत्ता में, अगर उनकी वास्तव में भ्रष्टाचार की लड़ाई के बारे में ईमानदारी होती तो मैं ये कहता हूं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते, और 6 महीने के अंदर इनके पास ऐसी ऐसी एजेंसियां, रविंद्र जी, नहीं 10 महीने में, अगर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं सर, मैं राजस्थान की बात अगर यहां पर कर रहा हूं तो देखिए ना, भाई बीजेपी कह रही है 10 महीने के अंदर हमने आरपीएससी के सदस्यों को पकड़ लिया, उनके बच्चे जो पेपर लीक करके पास हुए उनको पकड़ लिया, इतनी गिरफ्तारियां हो गई, जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी भी एंट्री हो गई, ईडी सीबीआई की तरफ से भी जांच चल ही रही है, उधर हाईकोर्ट में शांति धारीवाल का मामला भी जो है खारिज हो गया है, अब उस पर भी जांच आगे बढ़ेगी, गोविंद डोटासरा को लेकर तो कह ही रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के तौर पर वो जब थे तो उनके भी सारे मामले खुले, कह तो रहे हैं वो, फिर इसमें हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए, भरोसा नहीं रखना चाहिए क्या? नहीं, मैंने इसीलिए तो बोला था ना ये कि भ्रष्टाचार की बात नहीं है, भ्रष्टाचार की बात है, क्योंकि जिस तरीके से बात करते हैं कि इनके जो गॉडफादर पकड़े जाएंगे या बड़े बड़े जो मगरमच्छ है वो पकड़ में आएंगे, कहां है वो आज? अगर छोटी मछलियां पकड़ करके आप ये कहते हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, रविंद्र जी, सरकारों के पास इतनी एजेंसियां होती हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर से एक सुई गिरा देंगे और उनको कहेंगे मुझे 24 घंटे के अंदर, मुझे समझ में आ रहा है आप सुरेश गर्ग जी से सीधा लग रहा है सवाल जवाब करना चाह रहे हैं। सुरेश जी, ये जब सरसों के दाने से, मतलब क्योंकि आज की तारीख में कुछ लोग खल समझ नहीं पाएंगे, वैसे तो ज्यादातर लोग समझ पा रहे होंगे, सरसों के दाने में से जब सरसों का तेल निकाला जाता है तो खल एक उसका बाई प्रोडक्ट निकलकर सामने आता है जो गायों के इस्तेमाल के लिए होता है। अब वो तो तेल निकल गया, अब उस खल से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ तेल नहीं निकलने वाला, ये समझ रहे हैं? क्या समझाना चाह रहे हैं आपसे कि अब फायदा नहीं है, अब दिखाना पड़ेगा कि कितना तेल निकला है और इस तेल में कितनी चिकनाहट है? देखिए रविंदर जी, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। 2014 से आज तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी केंद्र के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, हमने 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, ये फर्क है। 2004 से 2014 के बीच में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, हमने 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये मोदी जी में और यूपीए में फर्क है। भ्रष्टाचारी जमानत पे चल रहे हैं, आप ये देखिए कि इनके खानदान जमानत पे चल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे जीजा जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, सब जमानत पे चल रहे हैं। चाहे हेराल्ड केस के अंदर चल रहा है, कोई जमीन घोटाले के अंदर। हाँ निरंजन जी, आप बोलिए पहले। हाँ निरंजन जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट निरंजन जी, कुछ सीधा पूछना चाह रहे हैं आपसे सुरेश जी। सुरेश जी मुझे एक बात बताइए, आपकी सरकार में इतनी सामर्थ्य नहीं कि 10 साल वो जमानत में चल रहे हैं, उनको कन्विक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी अक्षमता मानते हैं ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसकी डे टू डे बेसिस, सुनिए मेरी बात को, पहले मेरी बात सुनिए, मेरा प्रश्न सुनिए पहले। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करवा करके अगर उनको 1 साल 1.5 साल में किसी को आप कन्विक्ट करवाते हो, रही बात दूसरी, जो आप कह रहे हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए की आपने संपत्तियां जब्त की, किसकी करी? आपको पता है 5,500 केसों के अंदर केवल 5,500 केसेस व्यापारियों के हैं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा करके। निरंजन जी देखिए, आज राधा मोहन दास अग्रवाल ने बोला ना कि उपचुनाव के बाद होगी कार्रवाई जल जीवन मिशन में, कह तो रहे हैं वो। नहीं, उपचुनाव के बाद होगी, जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक वो कार्रवाई चलती रहेगी रविंद्र जी, लेकिन उसका पटाक्षेप नहीं होगा। बोलिए सुरेश जी। मैंने जैसे कहा कि खाने में से तेल निकालने की आदत पड़ी हुई है और उसी खाल को बार बार निकल चुका है वो जलने वाली क्या गई। अरे निरंजन जी निश्चिंत रहिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है तो कार्रवाई भी होगी। अब आप तो अगर मान लो कोर्ट है, कोर्ट भी अगर फैसला दे देती तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह कर लेते हो कि अगर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के फेवर में होता जब तो कोर्ट बहुत अच्छी होती है,
अगर कोर्ट ने अगर विपक्षी पार्टियों के फेवर में डिसीजन नहीं दिया तो कोर्ट के ऊपर लांछन लगा देते हो, मीडिया के ऊपर लांछन लगा देते हो, स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर लांछन लगा देते हो। अरे भाई एजेंसी अगर कोई काम कर रही है तो उसमें तकलीफ किस बात की है? आज हमने 1.25 लाख करोड़ रुपए की अगर संपत्ति जब्त की है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आदमी 10 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करता है और एक 10 साल के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करता है, तो उसमें दोनों में फर्क है निरंजन जी। मैं मानता हूं कि ठीक है आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं निरंजन जी, मैं पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास जाओ। निरंजन जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज। 10 साल तक जो सुशासन अगर केंद्र के अंदर दिया, बोले निरंजन जी, बोलिए, सुन रहे हो। राजस्थान में जो सुशासन दिया, तकलीफ इस बात की है कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी, आपके शासन काल में पिछले 10 वर्षों से जिनको आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री भी बने हुए, वो सांसद भी बने हुए हैं, वो अपने अपने राज्यों के अंदर मंत्री भी बने हुए हैं और वो विधायक भी बने हुए हैं, सारी सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वो मामला जो है वो हमारी ईमानदार सरकार, भाई 11 वर्ष हो गए, जो बच्चा 18 साल का था आज वो वोट देने लायक हो गया। जब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, आज 19 साल का हो गया। कब तक वो उन लोगों को पंकज शर्मा जी, हाँ ठीक है सर। पंकज शर्मा जी, मैं आपके पास आकर ये सवाल सीधा पूछना चाह रहा हूं। राजनीति में ऐसा होता है कि जब भी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जब किसी पे आरोप लगता है, कोई जेल जाता है, तो वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करने की कोशिश करता है। देखिए रविंदर जी, हमारे नेताओं ने तो बार बार ये चीज़ कही है कि कोई भी अगर आरोपी है और कोई किसी के ऊपर भी अगर आरोप सिद्ध होती है तो उस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि हम लोग लगातार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। लेकिन आपको एक सबसे बड़ा सच, आप मुझे सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज सुरेश जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पूर्व मंत्री अशोक गहलोत ने कहा मैंने कुर्सी बचाने के लिए मंत्री और एमएलए को। सुरेश जी एक मिनट प्लीज उनको बोलने दीजिए, एक मिनट, ठीक है बोलने दीजिए। आप रिपीट कर रहे हैं सुरेश जी ये बात। हाँ सुरेश जी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो कहां से मतलब ये जीरो? पंकज जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए रविंद्र जी, सच ये है कि प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे बैठ के ब्रजभूषण सिंह, जिसके ऊपर 6 से ज्यादा मामले और चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कन्विक्टेड है, सब कुछ हो चुका है, उस पर तो कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं, ये जमानत पे है, वो जमानत पे है। सच ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महंगाई की बात हो, किसान की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ये सरकार लगातार फेल है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं, धर्म के मामले में बात जाते हैं, बटेंगे कटेंगे। जी, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर हम लगातार यही बात कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि हाँ सर, एक्शन होना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए। ये बातें और जुबानी जमा खर्च से ज्यादा अगर एक्शन होता हुआ दिखाई देगा, कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी, तो साफ तौर पर पता चलेगा जनता को भी कि बिना बोले किस तरह से काम होता है, बिना कुछ आभास कराए किस तरह से काम होता है। और उम्मीद यही करनी चाहिए सरकार की तरफ से भी जनता को कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कहीं किसी तरह का कोई घालमेल हुआ है, तो उसको लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो उस संबंध में कार्रवाई जल्द से जल्द एक तय समय सीमा में कर सके बिना किसी बहाने के। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी मेहमानों का। अब आप चर्चा में जुड़े। आज की फाइट में आगे न्यूज़ 18 राजस्थान।